बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, सुहेल आफरीदी से एक सवाल किया था कराची में एक सहाफ़ी ने गुज़िश्ता रात को, और बहुत लेट नाइट ये सवाल हुआ था। सवाल ये किया गया कि DGISPR का एक स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पर दहशतगर्द हमला क्यों नहीं करते या उन पर दहशतगर्द हमला नहीं करते। इस पे सुहेल आफरीदी ने DGISPR के इस बयान पर बड़ा टका कर जवाब दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, जनाब के पाकिस्तान जब से बना है 1947 से लेकर 2025 तक, ये किसी भी सरकारी मुलाजिम का सबसे बड़ा झूठ है। यानी ये क्या चाहते हैं कि हमें दहशतगर्दों से मरवा दिया जाए। उन्होंने इसे एक नीच हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो लगा था कि ये दहशतगर्दों से लड़ेंगे और दहशतगर्दों को ख़त्म करेंगे, लेकिन ये तो हमें उनके आगे फेंक रहे हैं। हमारे लोग शहीद भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, लगातार कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारा बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद इस किस्म का तर्ज़ अमल। तो उन्होंने काफ़ी मज़म्मत की DGISPR के इस बयान की। अब देखें ना, एक सवाल पैदा होता है कि क्या कोई शख्स अगर इमरान खान को फॉलो करता है, या कोई शख्स इमरान खान के नज़रिए को पसंद करता है, या कोई शख्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को वोट डालता है, तो वो पश्तून कौम का हिस्सा नहीं रहेगा। सवाल है ना पूछने वाला कि क्या अगर कोई पश्तून पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को ज्वाइन कर लेता है या उसकी हमायत करता है या उसे वोट डालता है, तो क्या वो पश्तून कौम का हिस्सा नहीं रहेगा? क्या वो पाकिस्तानी नहीं रहेगा? क्या उसका खून जो है वो बाकियों की तरह नहीं होगा? तो ये ख्वाहिश का इजहार क्यों किया गया कि मार दिया जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों को, और इनके ऊपर हमले क्यों नहीं होते? इनके ऊपर हमले होने चाहिए। इसी तरह का एक सवाल के जवाब में सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा, अफ़गान पॉलिसी में जब बात हो रही थी, मुहाजिरीन को निकालने पर जब बात हो रही थी, तो सुहेल आफरीदी ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा। उन्होंने कहा जी ये गुड अफ़गान और बैड अफ़गान नहीं होना चाहिए मामला। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना शुरू से एक प्रॉब्लम रहा है। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान से अमेरिका को भी था कि पाकिस्तान हमेशा डबल गेम करता रहा। ये पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान के इदारे हमेशा एक दोहरी गेम खेलते रहे। वो तालिबान के साथ लड़ाई में भी जाते थे और सेम टाइम में तालिबान के गिरोह इनके दोस्त भी होते थे। तो गुड तालिबान और बैड तालिबान के साथ मिलकर ये करते थे। गुड तालिबान वो थे जो इनके हामी थे और इनके दुश्मनों को मारते थे, या इनके मफादात के लिए काम करते थे, या इनके कहने पे किसी जगह पे जाकर बैठना है तो बैठ जाते थे। और बैड तालिबान वो थे जो इनकी बात नहीं मानते थे और इनके खिलाफ लड़ते थे। तो हमेशा से गुड तालिबान और बैड तालिबान रहे हैं। बहुत मरतबा पुलिस ने ये बात की, कुछ फौजी भी रिटायर्ड ये बात करते हैं, और बहुत सारे लोग ये बात माजी में जर्नलिस्ट भी कर चुके हैं, पॉलिटिकल लीडर्स ये बात कर चुके हैं कि पकड़ा गया दहशतगर्दों को और आकर एजेंसियां छुड़ा कर ले गई। उन्होंने कहा जी हमारे साथ हैं, हमारे काम के बंदे हैं। तो ये गुड तालिबान और बैड तालिबान का एक फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। ये ज़्यादती है। जो आदमी हथियार उठा ले और वो रियासत नहीं है और वो हथियार उठा के लोगों के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करे, तो वो दहशतगर्द है। हालांकि वो रियासत का हिस्सा तो नहीं है ना, वो दहशतगर्द है। तो सब दहशतगर्दों को एक ही सफ में रखना चाहिए, ना कि ये अच्छे दहशतगर्द हैं और ये बुरे दहशतगर्द हैं, ये हमारे दहशतगर्द हैं, ये उनके दहशतगर्द हैं। ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इसके खिलाफ अली अमीन गंडापुर ने बात की थी तो बड़ा रोला पड़ गया था। इसके खिलाफ ANP ने बात की तो बड़ा रोला पड़ गया। इसके खिलाफ जो है ANP, जिसे आजकल बड़ी खुशामद की ANP की, लेकिन अब ये इसी तरह गुजारा होगा। फौजी अफसरान जो हैं, जो इस सारी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, वो जूते पॉलिश करेंगे इन सियासतदानों के, इन सियासी जमातों की तारीफ़ें करेंगे, और ये सियासतदान जो हैं ये जूते पॉलिश करेंगे इन जर्नैलों के, और इस तरह ये मिलजुल के अपना गुजारा करेंगे। देखिए ना, DGISPR वहाँ तारीफ़ें किसकी कर रहे हैं? ANP की। इनके साथ इनका ईंट कुत्ते का बैर था, ये मैंने मिसाल दी है। खौफनाक किस्म का बैर होता था इनका, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, और आज ANP की तारीफ़ें DGISPR खड़ा होकर कर रहा है। और वही ANP ये बता रही है, मैंने आपको वीडियो सुनाई थी कि जनाब ये ऑपरेशन कोई नहीं करते, धोखा देते हैं कौम को, हमने इनका साथ दिया लेकिन इन्होंने हमें धोखा दिया। ये ANP ने कहा, मैं नहीं कह रहा, एमल वली खान ने कहा, मियां इफ्तिखार साहब ने कहा। तो सारे जानते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। बहरहाल अफगान पॉलिसी में भी उन्होंने कहा जी किसी को लाके आप MPA बना देते हैं, यहाँ पे अफगानी को उठा के बाकियों को आप धक्के मारते हैं। तो ये गुड अफगान और बैड अफगान की पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, ये जो घटिया पॉलिसियाँ हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है। अभी आज के वाक़े में टांग का इलाका है, थाना गोमल, वहाँ पे एक सड़क के ऊपर बम लगाया हुआ था। वो बम का धमाका हुआ, गाड़ी जो है वो मलबे का ढेर बन गई,
और उसमें 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और बाकी जख्मी हुए। अब 6 पुलिस एहलकारों की शहादत कोई छोटा वाकया नहीं है, अफसोसनाक इंसिडेंट है। रोज़ाना की बुनियाद पे फौजी शहीद होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे सिविलियंस बहुत बड़ी तादाद में शहीद होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे पुलिस वालों की शहादतों की इतला आती है, सबसे ज़्यादा निशाना पुलिस वाले बनते हैं। तो इस लड़ाई के अंदर हमें धकेला किसने, इन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग किसने दी, इनको पाकिस्तान में लाया कौन? लेकिन अब इतना खून बह रहा है, इतना कत्लेआम हो रहा है, कम से कम उन जर्नैलों को तो पूछे जो इन दहशतगर्दों को लेकर आए, जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई और जो इनको रास्ता देते रहे थे, सेफ पैसेज इनको लेकर आए, लाकर पाकिस्तान में बसाया। जनरल बाजवा को, जनरल नदीम अंजुम को, जनरल फैज़ हमीद को, इन लोगों को लटकाए ना लाके, इनको पूछे, इनका एहतसाब होना चाहिए कि तुम क्यों दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लेकर आए। आज वो फौजियों का खून बहा रहे हैं, पुलिस वालों का खून बहा रहे हैं और बड़े पैमाने पर सिविलियंस का खून बहा रहे हैं, बच्चे कत्ल हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में क्या कभी किसी जर्नैल से पूछ होगी? ये उठा के जेल में बैठे हुए एक आदमी के ऊपर सारे इल्जाम, और पहली और दूसरी जंगे अजीम भी उसी पे डाल दो भाई। तुम कोई आपको कब्ज हो जाए ना, वो भी इल्जाम आप उस पर डाल दें, जनाब उसकी वजह से हो रही है। कोई तो जिम्मेदारी आप लें, मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक आप हैं और गुनाह सारे सियासतदानों ने किए हुए हैं। ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। तो इन्हें सख्त तरीन सजाएं होनी चाहिए। तो आज हुआ क्या, जब सुहेल अफरीदी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद सुबह एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर जो है वो एक नई हिकमत अमली बनाई गई। आज दिन के वक्त एक मीटिंग हुई है पहले पहर में, और उसमें जनाब इदारे के लोग बैठे, उन्होंने एक नई हिकमत अमली बनाई और उन्होंने कहा जी कि कराची के अंदर एक तो बहुत तबाही फिर गई, लोग कैसे निकल आए इतनी बड़ी तादाद में, तो इसको भी ज़रा थोड़ा डाउन प्ले करना है। और मीडिया को सख्ती से मना किया गया कि कराची के मामलात पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जितना भी जोर लगाए आपने डाउन प्ले करना है, आपने उस तरफ नहीं जाना। एक तो ये हुक्म जारी किया गया। दूसरा एक और हुक्म जारी किया गया कि मीडिया अब अपने तौर पे हम कुछ नुकात दे रहे हैं, उनकी रोशनी में सुहेल अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे। तो चंद पॉइंट्स बनाए गए और वो पॉइंटर्स बना के ऑफिसर्स के हवाले कर दिए गए और उन ऑफिसर्स ने उन पॉइंटर्स को वज़रा को भेज दिया और साथ में भेज दिया मीडिया हाउसेस को। अब क्योंकि मैं तो मीडिया का आदमी हूं, उन्हें कोई चीज़ मसूल होती है तो हमें पता चल जाता है कि मीडिया को आज ये चीज़ मिली है। तो जनाब हुआ ये कि पाकिस्तान का सारे का सारा मीडिया को, समा, एक्सप्रेस, GNN, पता नहीं कौन कौन से 92 और PTV और सारे एक ही वक्त में एक ही तरह की कवरेज शुरू कर दी उन्होंने। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। गुज़िश्ता रात को वज़ीर आला ने एक बयान दिया था, उस बयान का जवाब आप देखें ना, कैसी अजीब बात है। अचानक सारे के सारे चैनल्स के एडिटर्स बैठे हुए थे, सबके दिमागों में अचानक एक ख्याल आया, सबके दिमागों में जो ख्याल आया उन्होंने कागज़ पे लिखा एक जैसा, और सारे के सारे एडिटर ने एक ही टाइम में उस ख्याल को अपने टीवी पे चलाना शुरू कर दिया कि जनाब वज़ीर आला का बयानिया गलत है, वज़ीर आला ने ये बात गलत की है, हकीकत ये है, असल हक़ाइक़ हम आपके सामने रखते। वो सारा का सारा मीडिया एक ही काम कर रहा है। ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ समझते हैं आप? को पाकिस्तानी कोई रोटी को चोची तो नहीं कहते, यानी अजीबोगरीब हरकत कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी। करवाना था तो एक आधे मीडिया से करवा लेते, दूरी देर बाद दूसरे से करवा लेते, रात को टॉक शो में एक आधे को और दे देते, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका बयान, यानी सारा मीडिया इकट्ठा ही पै जाओ। यानी ये कोई खबर ऐसी नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ने कोई बात की तो सबने चला दी, नहीं। ये ऐसी भी नहीं है कि कोई इंसिडेंट हो गया सबने रिपोर्ट कर दिया, नहीं। ये है एडिटोरियल। एडिटोरियल कहते हैं किसी भी इदारे की अपनी सोच, उसकी अपनी पॉलिसी, जिसको वो आवाम तक पहुंचाता है। तो एक तज्जिया हो रहा है, एक ही दम सारे टीवी चैनल आते हैं, सारे टीवी चैनल एक ही तरह की कवरेज एक ही साथ शुरू कर देते हैं और एक ही ज्यादा तज्जिया तमाम टीवी चैनल पे हो रहा होता है। और कौम बेवकूफ है, कौम सोई हुई है, कौम को कुछ नहीं पता, लोगों को सब नजर आ रहा है। मीडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है इन हरकतों की वजह से। आज मीडिया एक खबर अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, उन्हें बताया जाता है कि आप अपने टीवी चैनल पे किसको बिठाएंगे और किसको नहीं बिठाएंगे। NOC जारी किया जाता है कि इस बंदे को NOC दिया और इसको नहीं दिया, ये बंदा काम कर सकता है, ये बंदा काम नहीं कर सकता। बहरहाल ये जनाब मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद हिकमत अमली बना के अफसरान के हवाले की गई और फिर वज़रा की ड्यूटियां लगी और एक ही साथ सारे मीडिया पर यही कुछ चलना शुरू हो गया जो आप देख रहे थे। यानी एक अफसर बताता है कि आपने क्या दिखाना है और क्या आपने नहीं दिखाना। मसला क्या है? मसला है सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त टारगेट है। वो उसे निशाना बनाना चाहते हैं पहले दिन से। शुरू में उन्हें यह लगा कि एक नौजवान है, इसको समझ नहीं आएगी,
हम इसका रास्ता रोकेंगे, इसको डराएंगे। तो DGISPR ने जाके पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि डर जाएगा, ये डरेगा, हमसे रब्ता करेगा, कोई ऑफ द रिकॉर्ड रब्ता हो जाएगा। फिर फौज के मुख्तलिफ अफसरान ने सुहेल अफरीदी के आसपास कुछ दोस्तों से रब्ते शुरू किए, कुछ सहाफ़ियों से भी रब्ते किए गए कि इसकी कोई कमज़ोरियाँ हैं तो वो बताओ, इसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें दो, हमारी इससे बातचीत तो करवाओ, ये इसको लेकर तो आओ, थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर तो लेकर आओ भाई, ट्रैक पे आएगा तो बात बनेगी ना। वज़ीर आला बनना है ये आसान, इस किस्म की बातें की गई। लेकिन वो अपने ट्रैक पे ऊपर रहा, वो इमरान खान के बनाए हुए ट्रैक पे चल रहा था, उसने बात नहीं सुनी। तो ये बार बार उस पर दबाव डालते रहे और अब तक ये उस पर दबाव ही डाल रहे हैं सुहेल अफरीदी पे। टारगेट इनका सुहेल अफरीदी है। इन्हें समझ आ गई है कि ये आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई उम्मीद दे रहा है। एक तो जेल में बैठा हुआ इमरान खान काबू नहीं आ रहा, वो लोगों को नाउम्मीद होने ही नहीं देता, और दूसरा सुहेल अफरीदी की सूरत में एक नया खिलाड़ी आ गया है जो अवाम को वही उम्मीद दोबारा दे रहा है जो इमरान खान साहब देते हैं, और वो इमरान खान साहब की नुमाइंदगी भी कर रहा है। अब हो ये रहा है कि ये शख्स जो एक नौजवान है वो एस्टेब्लिशमेंट को पै दर पै शिकस्तें दे रहा है। हर गुजरते दिन के साथ उसकी तहरीक और उसका किरदार मकबूल हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट हर कीमत पर सुहेल अफरीदी को या तो काबू करेगी या उन्हें हटाने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है क्योंकि सुहेल अफरीदी की कोई कमजोरी अब तक इनके हाथ लगी नहीं, और इसके लिए इन्होंने कोशिशें की हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया भी कि यार हमसे रब्ता करके फलां बंदा ये बात पूछ रहा था, फलां बंदा वो बात पूछ रहा था। भाई इनको क्या दिलचस्पी है इस मामले में, तो वो सबको पता है, ये हमेशा से ऐसे ही खेलते रहे हैं। अब एक फ्रांसिक रिपोर्ट निकाल कर ले आए कि जनाब ये फ्रांसिक रिपोर्ट है, इसकी बुनियाद पे हम इनको टांग देंगे। भाई सुहेल अफरीदी किसी और जगह पे है, वो खुद वीडियो डाल के बता रहा है कि मार्च में मैं इस जगह पे खड़ा हूं। वो वाली मार्च वाली तस्वीर उठा के, किसी और जगह वाली तस्वीर उठा के 9 मई में पेशावर के खाते में डाल दी पकड़ के, अंदाजा करें आप। और बाद में फोरेंसिक करवाने को कह रहे जी बिल्कुल यही बंदा है, मुकदमे के अंदर भी इसका नाम नहीं है, अब उठा के बीच में डाल दिया क्योंकि वो वजीर आला बन गया, वो इनके गले की हड्डी बन गया। तो आज से 100 साल के बाद भी जब कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा ना, तो ये उसको उठा के 9 मई में फिट कर देंगे, क्योंकि इनके बाद 9 मई के अलावा कुछ नहीं बचा, इनके पल्ले ही कख नहीं है। जो बच्चा 9 मई के बाद भी पैदा हुआ है ना, अगर 50 साल के बाद या वो जो अल्फा बड़ा होके आज से 10-15 साल के बाद वो इनके लिए कोई मुश्किल पैदा करेगा, ये उसको भी 9 मई में डाल देंगे कि जनाब ये अपनी माँ के पेट में था तो ये तब भी शरारतें कर रहा था 9 मई के मामले में। ये इनकी इस वक्त हालत हो चुकी है, दिखाई तो यही दे रहा है। अब जो पंजाब की फोरेंसिक अथॉरिटी है उसकी चेयरमैन जो है वो मरियम नवाज है। अब उसकी क्रेडिबिलिटी आप देख लें, कैलिबरी फॉन्ट वाली मरियम नवाज, जाली ट्रस्ट डीड वाली मरियम नवाज, और इनकी जो तालीमी रिकॉर्ड भी है वो भी बड़ा मशकूक है। यानी वो PhD पहले कर ली, कहते हैं जी के वो पॉलिटिकल साइंस को और इंग्लिश लिटरेचर को मिक्स कर दिया, वो सारे सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या है। फिर इन्होंने ओहदे से इस्तीफा देके जान छुड़ाई थी। यही सिर्फ एक मामला खोल लें तो आपको काबिलियत का पता चल जाता है। तो अगर ये औरत वहां पे चेयरमैन है और 14 में से 9 मेंबर जो है फोरेंसिक के, ये जो पंजाब फोरेंसिक अथॉरिटी है उसके 14 में से 9 मेंबर हुकूमती हैं, तो सुहेल अफरीदी को तो मिल गया वहां से इंसाफ। एक तो ये वैसे ही मशकूक है, दूसरा इन लोगों की तस्वीरें किसी और जगह से ली गई हैं और फिक्स किसी और जगह पे किया गया है, तो ये किसी अदालत ने मानना ही नहीं है। इंतहाई कमजोर मामला है और बयानियां बन भी नहीं पाया, सोशल मीडिया पे भी नहीं बन पाया, दबाव भी नहीं डाल पाए। तो नाज़रीन, मरियम नवाज और सुहेल अफरीदी में फ़र्क एक और आपको मैं बताऊं, आज बहुत सारे फ़र्क है। वो नेचुरल है, ये जो है आर्टिफिशियल है। मरियम नवाज की तमाम चीज़ें ही आर्टिफिशियल है, उनका दिखने से लेकर बोलना, चलने से लेकर एक्ट करना, उनकी लाइफ की स्टोरीज सब आर्टिफिशियल है। यानी ये केतली के साथ, फ्राई पैन के साथ कपड़े भी इस्त्री करती रही हैं। कोई दुनिया की ताकत ये बात मान सकती है? अजीबोगरीब हरकतें हैं इनकी, इनको जितनी फैसिलिटीज थी आप सोच नहीं सकते। तो नाजरीन, ये ज़रा आप देखें एक और तस्वीर। ये एक तस्वीर में मरियम नवाज नीचे बेहतरीन जो है वो एक दिखावा कैसा ज़बरदस्त होता है, शानदार लीडर की तरह दिखना है इनको। तो जनाब वो कॉस्ट्यूम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो होती है, दिमाग के अंदर कुछ नहीं है। वो गई अल्लामा इकबाल के मज़ार पे और ये लिख रही थी उर्दू, का, के और की, वो इनसे मैनेज नहीं हो रहा था। यानी हमारे तीसरी जमात के बच्चे की या दूसरी जमात के बच्चे की राइटिंग मरियम नवाज से अच्छी है, और का, के, की का फ़र्क तो उसको भी पता है। पहली जमात में बताना शुरू कर देते हैं पंजाब में का, के, की क्या है, बड़े आराम से वो बताते हैं। तो एक तरफ आपकी मरियम नवाज है और एक तरफ सुहेल अफरीदी है। ये देखें, सुहेल अफरीदी ने लिखा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के ऊपर एक वाज़ेह पैगाम लिखा। सुहेल अफरीदी ने अपना पैगाम अंग्रेज़ी में लिखा
और आप राइटिंग देख लें, अच्छी खासी राइटिंग है, और एक तरफ पीएचडी है और एक तरफ पाकिस्तान से पढ़ा हुआ नौजवान है। तो भाई हमें तो अपनी काबिलियत पे फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान में तालीमी जो काबिलियत है वो बड़ी शानदार है लोगों की। मरीम नवाज़ ने पता नहीं कितों पीएचडी किया है। अब वो ये जनाब सुहेल अफरीदी लिखते हैं कि मैं उर्दू ट्रांसलेट आपको कर देता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिर हुआ। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम पाकिस्तानी इनकी तकारीर को सुने और पाकिस्तान के तमाम इदारे उनकी हदायत के मुताबिक अमल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये जो मामला है ना कि इदारे हदायत के ऊपर अमल करें, यही तो असल मामला है पाकिस्तान का। इसी वजह से तो सुहेल अफरीदी जो वहाँ लिख कर आ गए मज़ार कायद पे, इसकी वजह से तो पाकिस्तान के जर्नैल या पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मैं जब जर्नैल बोलता हूँ ना तो ये जो हमारे फील्ड के अंदर जर्नैल हैं जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वो बुरा ना बनाएं प्लीज़। मैं माजरत चाहता हूं, मैं उनको नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं उनको जो पॉलिसी के अंदर मुदाखलत करते हैं, वो जो सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, वो जो इंतजामिया के अंदर मुदाखलत करते हैं, वो जो कारोबार के अंदर मुदाखलत करते हैं, जो अपने काम के अलावा दूसरा काम करते हैं, वो ज्यादती करते हैं। वो ज्यादती करने वालों से मैं मुखातिब होता हूं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेहतरीन वर्ड है इसके लिए। तो अब ये इस वजह से तो तकलीफ है कि ये कौन होता है हमें कहने वाला कि आप अपना काम करें और दूसरा काम ना करें और कायदे आज़म की बात माने। हालांकि इन्होंने कायदे आज़म की बात कभी नहीं मानी। यहां पे एक और खबर है, और खबर यह है कि अमनो अमान पर ब्रीफिंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खुसूसी कमेटी ने अमनो अमान पर इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए कोर कमांडर पेशावर को खत लिख दिया है। ये जनाब खत लिख दिया है इन्होंने कि जनाब आएँ और आकर हमें आप बताएं कि सिक्योरिटी के मामलात क्या हैं, और हम आपको बताते हैं कि हमारे मामलात क्या हैं, और आकर इन कैमरा ब्रीफिंग दें। हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम चीज़ें हमारे साथ आप अपनी शेयर करें, हम आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करें। और गालिबन इसके अंदर देखें ना, अब ये ब्रीफिंग होनी चाहिए। अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं ये हुकूमत है, और इसका ये हक है कि सरकारी ऑफिसर इन्हें आकर ब्रीफिंग दे। तो ये ब्रीफिंग होनी चाहिए। 21वें 22वें ग्रेड के ऑफिसर को आना चाहिए और आकर इनको ब्रीफ करना चाहिए कि सर ये मामलात हैं, और इसके बाद जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बताएं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। और वो जो जरगा हुआ था जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लगभग 21 पॉलिटिकल पार्टीज और दीगर लोग, सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे हुए थे, उस जरगे के जो फैसले हैं वो भी इनके सामने रखे जाएं और इन्हें कहा जाए कि जनाब ये फैसले लेकर आप अपनी मिलिट्री क़यादत के पास जाएं और उनको बताएं कि ये अवामी नुमाइंदगान ये कह रहे हैं, लिहाजा कोई रास्ता निकालें, अमन व अमान के लिए मिलजुल कर काम करें। सिर्फ ये गोलियां चलाने से या बम बरसाने से दहशतगर्दी अगर ख़त्म होती तो आप पिछले 25 साल में दहशतगर्दी ख़त्म कर चुके होते। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला इम्तिहान है वो अडियाला जेल के बाहर है कल के दिन में। अब देखना यह है, कराची ने तो अपना इम्तिहान पास किया, ज़बरदस्त शानदार तरीके से कराची के लोग निकले। अब इम्तिहान है जो अपर पंजाब के लोग हैं, या जो आप कह लें कि पोठवार रीजन के लोग हैं, या पिंडी डिवीज़न के लोग हैं, या इसकी सराउंडिंग में रहने वाले मियाँ वाली से इधर उधर से जो लोग आते हैं, या अडियाला की सराउंडिंग में जो 100 किलोमीटर का एक रेडियस है। अब उन लोगों का इम्तिहान है कि वो लोग किस तरह आके इमरान खान की बहनों के साथ मंगल वाले दिन इजहार यकजहती करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि 10,000 पाकिस्तानियों को आना चाहिए। तो ये अब हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे कि कल क्या होता है, आपको रिपोर्ट करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बड़ी शानदार बात की, बहुत शानदार बात। ये थोड़ी सी मुश्किल उर्दू है, लेकिन इसको आप गौर से सुनिएगा। यही वो असल मसला है जो इस वक्त इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये इतने छोटे छोटे बोनों से जो मार खा रही है ना, असल मसला ये है जिस पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने अब तवज्जो दिलाई है। वो ये कहते हैं कि अपनों को गद्दार कहना दुश्मन की सबसे कामयाब चाल होती है। तारीख गवाह है कि हर बड़ी तहरीक को अंदर से तोड़ने के लिए सबसे पहले शकूक, बदएतमादी और लेबलिंग का हथियार इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक मुश्किल मरहले से गुजर रही है, और इस मौके पर हमें समझना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट की पुरानी हिकमत अमली हमेशा दरार पैदा करना है, लोगों को आमने सामने खड़ा करना और क़यादत और कारकुनों के दरमियान खलीज को बढ़ाना ही रही है। अगर हम खुद ही एक दूसरे को गद्दार कहना शुरू कर देंगे तो दुश्मन को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ये है वो प्रॉब्लम। अभी कई लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कराची में लोग खुद निकले या लीडरशिप ने निकाले। और भाई वहाँ पे कितने अरसे से कराची के अंदर छोटी मोटी एक्टिविटीज़ आप देखते नहीं है, वो होती रहती हैं। स्ट्रीट मूवमेंट के सबसे ज़्यादा विजुअल खैबर पख्तूनख्वा के बाद कराची से आ रहे थे, हैदराबाद से आ रहे थे। तो आपको ये मानना पड़ेगा वहाँ पे बहुत सारे गुमनाम हीरोज़ हैं जो अलग अलग जगह पे अपना काम कर रहे होते हैं। शाकिर रवान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त लंबी ट्वीट लिखी है, उन्होंने नाम ले लेकर बताया।
वो फ़हीम साहब है, वो बड़ा शानदार, हर जगह पे वो आदमी आपको नजर आया। कई लड़के हैं, बलोच हैं, कई पश्तून हैं, कोई महाजिर हैं, वो हर कम्युनिटी से लोगों ने बड़ा जोर लगाया। हलीम आदिल शेख हैं और बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार लोग हैं। मैं नाम लूंगा तो पता नहीं कोई ज्यादती हो जाएगी, बेशुमार लोग हैं, कईयों के तो नाम मैं ले नहीं पाऊंगा। तो सबने कहीं ना कहीं अपना कुछ थोड़ा कुछ ज्यादा इनपुट डालता है, तभी जाके ये होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारा कुछ खुद ही हो जाए। वो इमरान खान है और पब्लिक है, ये बात हम सब मानते हैं कि एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ पब्लिक है, लेकिन बीच में छोटे छोटे लिंक यही मजबूत करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन बहस शुरू की जनाब, लोग खुद ही निकले लीडरशिप फारग है। भाई अब पंजाब की लीडरशिप को फारग कह के फारग कर दिया, अब सिंध की लीडरशिप को भी ये कह के फारग कर दे, तो खैबर पख्तूनख्वा भी कर दें, एस्टेब्लिशमेंट का काम आसान हो जाएगा। तो राजा साहब कहते हैं तहरीकें जज्बात से नहीं, तस्वीराती सोच से जीती जाती हैं। स्ट्रेटेजिक सोच ये सिखाती है कि दुश्मन को अंधाधुंध दुश्मन नहीं, बल्कि पहले अपना मुखालिफ बनाया जाए, फिर इसकी ताकत को न्यूट्रलाइज किया जाए, और जो न्यूट्रल हो उन्हें अपने बयानिए, इखलाक और रवैये से अपना बनाया जाए। इसके बरक्स अगर हम अपने ही लोगों को दीवार के साथ लगा दें, इख्तलाफ राय को गद्दार बना दें, तो हम खुद अपनी सफ़े कमज़ोर कर देते हैं। पीटीए में लड़ाई इस बात की हो रही है कि आप सारा इल्ज़ाम मरियम पे क्यों डाल रहे हैं, कोई कह रहा है जी आप सारा इल्ज़ाम बिलावल पे क्यों डाल रहे हैं, कोई कह रहा है जी आप सारा इल्ज़ाम हाफिज आसिम मुनीर पे क्यों डाल रहे हैं। और भाई वो तीनों इकट्ठे हैं, उनकी आपस में यारी है, वो एक दूसरे के सज्जन है, एक ही कश्ती में सवार हैं, और ये आपस में लड़ रहे हैं, तू ये वाले को क्यों मार रहा है, ये वाले को क्यों मार, ओ भाई मार किसको रहा है, तुझे तो नहीं मार रहा। ये अजीबोगरीब किस्म की जो है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट बड़ी खुश होती है ऐसी लड़ाइयों से, और ये लगे रहते हैं ऐसे ना चौधरी बनने के चक्कर में, सारे लोग आपस में एक दूसरे को करते रहते हैं। जो लोग दूर अंदेश और तस्वीराती सोच रखते हैं वो फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देते, बल्कि हालात को पढ़ते हैं, ताकत के मराकज़ को समझते हैं और अल्फाज के इस्तेमाल में भी जिम्मेदारी दिखाते हैं। वो जानते हैं कि हर इख्तलाफ करने वाला दुश्मन नहीं होता और हर सवाल उठाने वाला गद्दार नहीं होता। असल दुश्मन वो है जो तहरीक को तोड़ना चाहता है, और असल कामयाबी ये है कि इस दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बनाया जाए। फिर उन्होंने कहा जी आज ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन और हामी इल्ज़ाम तराशी के बजाय यकजहती को तरजीह दें, एक दूसरे को गद्दार कहने के बजाय सीने से लगाएं, बात करें, सुने और समझें। यही रवैया हमें एक मजबूत, पायदार और नाकाबिल शिकस्त कुव्वत बना सकता है। बड़ी शानदार बात की, और ये यूथ विंग के जिम्मेदारान से गुफ्तगू कर रहे थे। कमाल बात की है नाज़रीन, खबरें मेरे पास हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं कि वंडर बॉय, थंडर बॉय, बंदर बॉय ये है क्या, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। यहाँ एक कहानी मार्केट में आई हुई है, पासपोर्ट पे भी बात करेंगे, कुछ और चीज़ें अगले वीलॉग में। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।